हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, कोशिका। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा इस वीडियो में इस चैप्टर से हो गया है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। सबसे पहले हम लोग ने जो पढ़ लिया है कि कोशिका का खोज कौन किया, कैसे हुआ कोशिका का खोज, ठीक है, और किस प्रकार से कोशिका दिखाई देती है। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया था कि जिस प्रकार घर बनाने के लिए एक ईंट की आवश्यकता, जिस प्रकार घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार क्या होता है कि मानव शरीर या फिर कोई भी सजीव के शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तो ये चीज पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉर्क के छाल से कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। लेकिन उन्होंने जो कोशिका पर खोज किया था वो था 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन वो मृत कोशिका थी। ठीक है, फिर कुछ टाइम आया, 150 वर्ष बाद फिर सर्च किया गया, तो फिर पता लगा कि सजीव कोशिका की भी खोज की गई। अब वही कोशिका के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में कोशिका की संख्या के बारे में बताया गया कि कोशिका की आकृति, साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मनुष्य की कोशिका का आकार, साइज कुछ अलग हो सकता है, जानवरों का, पादपों का, ये सारी चीजें, तो संख्या भी अलग अलग हो सकता है। तो जो हमारे मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, उनमें तो आप जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उनमें लगभग 1 अरब खरब कोशिकाएं होती हैं। और जो जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनाते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जिनका शरीर एक कोशिका का मिलकर बना होता है, एक कोशिका का होता है, वो क्या कहता है, एकल कोशिकीय। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक चीज और पढ़ा था कि जो बहुकोशिकीय होती है, जिनमें खरबों कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का भी निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एक चीज और पढ़ा था क्या, कि जो एकल कोशिकाएं होती है, एक कोशिका होती है, तो एक कोशिका भी अपने जितने भी कार्य है वो सारी जो अन्य सारी कोशिकाएं करती है, वो एकल कोशिका भी करती है। जैसे कि श्वसन करना हो गया, उत्सर्जन करना हो गया, जनन हो गया, वृद्धि हो गया, ये सारी चीजें करती हैं। तो ये चीज अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका की आकृति के बारे में। कह रहा है कि चित्र 8.3 ए को देखिए। ठीक है, हम 8.3 ए पे आते हैं। 8.3 का ए, 8.3 का ए यहाँ पे देखिए, ये रहा 8.3 का ए। जूम कर देते हैं, आप देखिए ध्यान से, ये ए वाला देखिए, ए वाला। ठीक है, तो ये वाला जो पिक्चर आपको दिख रही है, किस चीज का पिक्चर है, तो ये अमीबा का पिक्चर है। ठीक है, ये किसका पिक्चर है, अमीबा का, और हमें इसी के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अमीबा क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होती है जिसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, और ये अपना भोजन को अंदर ग्रहण भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। तो ये इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं और क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसके बाद पचाने के लिए भी बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। लेकिन यही है कि इनमें उतने सारे ज्यादा अंग नहीं होते हैं, जितना इनको जरूरत होती है उतनी ही अंग होते हैं बहुकोशिकीय के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोशिका की आकृति में, अब 8.3 का ए को देखिए, हम लोगों ने देख लिया। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आकृति अनियमित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आकृति है क्या है, अनियमित है। मतलब कि ये आकार इसका क्या है, निश्चित नहीं है। ये कभी इस तरीके से टेढ़ा है, कुछ इस तरीके से अमीबा होता है कि कभी इधर से हो जाएगा, कभी इधर से, कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा अमीबा। ठीक है, अगली बार देखेंगे तो आपका इधर से निकला रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यह वास्तव में अमीबा जो होता है उसका कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। जिस तरीके से हम मनुष्य, हमारी आकृति कैसी है, सुनिश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठेंगे तो कुछ और आकृति खोजेंगे, खड़ा रहेंगे तो कुछ और आकृति के, लेकिन अमीबा के साथ है। ठीक है, वो उनका आकृति हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्धन उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो इनके शरीर का जो क्या होता है, शरीर में परिवर्तित लंबाई उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पदाप कहते हैं। तो जो यहाँ पे नोक नोक ऐसे उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, पदाप कहलाते हैं। तो ये जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है, यही पदाप कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अमीबा में पदाप किसको कहते हैं। तो जो अमीबा के मुख्य शरीर के बाहर की ओर प्रतिवर्ती लंबाई
के प्रवर्धक उभरते हुए दिखाई देते हैं वही क्या कहलाते हैं, तो पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि यह प्रवर्धक अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अभिग्रहण करते समय बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो जब ये क्या होता है कि जब अमीबा भोजन को ग्रहण करता है उसके बाद वो क्या करता है, उसका उत्सर्जन करता है, तो वो उस टाइम क्या होता है, इनके पदार्थ की आकृति क्या होती है, बदलती रहती है। कह रहा है कि यहाँ पे पहेली के बारे मन में क्या चल रहा है कि अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि अमीबा क्या कर रहा है, अपनी आकृति को बदलते रहता है, तो इनको क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बुझो उसका आंसर दे रहा है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति पदार्थ के बनने के कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है, तो जहाँ मान लीजिए कि कभी अमीबा की आकृति कुछ इस तरीके से हुई, ठीक है, अब यहाँ पे इनका भोजन आ जाएगा, तो ये क्या कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से अपना, यहाँ देखिए मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे भोजन देखा, तो ये क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से अपनी आकृति को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भोजन है इस तरीके से, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, आगे करते करते ये अपने दोनों पदार्थ को जोड़ लेंगे और ये वाला इनका भोजन अंदर चला जाएगा। तो ये भोजन इन्हें अब देखिए अब ये ऐसा क्यों हुआ, पदार्थ के कारण, ठीक है, पदार्थ दोनों तरफ से निकला, इनकी आकृति बदल गई। तो पदार्थ के बनने के कारण होता है जो उन्हें गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। तो ये पदार्थ भी क्या करता है, भोजन ग्रहण की, जैसे कि ये हमारा है, देख लीजिए हाथ, यहाँ पे क्या है कि हमारा ये देखिए उंगली हमारी दो, मान लीजिए कि ये अमीबा का क्या है, पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये पेंसिल क्या हो जाएगा, भोजन। तो अमीबा क्या करेगा, ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये भोजन को अंधे तरह लेगा, उसके बाद यहाँ से दोनों उंगली क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, मतलब ये दोनों पदार्थ क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, और ये वाला जो है ये अंदर चला गया और अमीबा उसको धीरे धीरे क्या कर लेगा, पचा लेगा। कुछ इसी तरीके से अमीबा में कार्य होता है। आगे समझते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। तो मनुष्य के शरीर में आप अभी पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में बहुत जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे में व्हाइट ब्लड सेल है वो भी क्या है, एक कोशिकीय संरचना है जो अपनी आकृति बदल सकता है। तो ये हमारे अंदर भी जो WBC है वो क्या करता है, वो भी अपनी आकृति बदल सकता है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ठीक है, तो जो हमारे अंदर वो है WBC वो क्या है, एक कोशिका है, जबकि अमीबा क्या है, एक पूर्ण विकसित जीव है, वो सिर्फ एक कोशिका है, ठीक है। और ये अमीबा जो है एक कोशिका के है लेकिन वो पूरी तरह से विकसित जीव है, ठीक है। कह रहा है कि आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिसमें लाखों कोशिकाएं होंगे। कह रहा है कि अपने विचार में सोचिए कि आप एक कोशिका को देखें, अमीबा को, तो उनकी आकृति तो बदलती रहती है। तो थोड़ा सा अपने मन में एक उस प्रकार से फोटो बनाइए जिनके शरीर में लाखों कोशिकाएं होती है, उनकी आकृति कैसी होगी। तो मानव की विभिन्न प्रकार की, अब यहाँ पे कह रहा है कि चित्र 8.4 में ABC में मानव के विभिन्न प्रकार की कोशिका जैसे कि रक्त, पेशी तथा तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, आराम से देखिए। यहाँ पे जो ए में दिया हुआ है ये वाला, ये गोल गोल दिखाई रहती है, ये क्या है, ये गोलाकार रक्त कोशिका है, ठीक है। तो ये आपको वाइट रेड दिख रहा है, तो ये WBC का है। आप लोगों ने भी पिक्चर, कभी कभी तो टीवी में ऐड आता है तो उसमें देता है आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, तो वही रेड कुछ लगता है कि कोई टैबलेट जैसा घूम रहा है, तो वो क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती है जो कैसी होती है, गोलाकार। उसके बाद देखिए 2 नंबर में ये दिखा हुआ है, देखने से लग रहा है कि क्या है, डंटा टाइप का है। तो ये क्या है, तुर्की रूपी पेशी कोशिका, ठीक है। ये क्या है, तुर्कु रूपी पेशी कोशिका, ये क्या है, पेशी कोशिका, जिससे हमारी मांसपेशी बनी हुई है वही है कोशिका, इससे ही बनी होती है हमारी पेशी कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट है C नंबर में, आपको दिख रहा होगा, छोटा कर देते थोड़ा सा, हाँ देखिए C नंबर में ये दिख रहा है आपको। C नंबर में जो दिख रहा है वो क्या है, लंबी शेखान्वित तंत्रीय कोशिका। तो ये क्या होती है, ये तंत्रिक कोशिका है, ये आपको रक्त कोशिका दिख गया, और ये हो गया मांसपेशी यानी पेशीय कोशिका। तो ये सारी चीज अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या नहीं। फिर कह रहा है कि
कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी होती है। तो आप अभी तक देखिए कि गोल एक जो फोटो देखे रक्त कोशिका की वो कैसी थी, गोल थी। तंत्रिका कोशिका को देखे तो वो कैसी थी, लंबी थी। और पेशी कोशिका को थोड़ा देखे तो वो किस प्रकार से, थोड़ी चपटी टाइप की थी। तो ये हो गया। तो कह रहा है कि जो कोशिका होती है सामान्यतः कुछ इसी प्रकार को देखने को मिलती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिसके दोनों सिर नुकीले होते हैं। तो ये जो कोशिका आपको पेशीय कोशिका दिख रहे थे, इनके दोनों सिर क्या थे, नुकीले थे। तो आगे कह रहा है इनका आकार क्या है, तुर्कु रूपी होती है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है। तो जो ये वाली कोशिका थी तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका, वो कैसी थी, शाखान्वित थी, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। फिर आगे दिया है कि तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। तो हमारे शरीर में क्या करती है, ये संदेश को क्या करती है, प्राप्त करती है और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजती है, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है। जैसे इसका कार्य मैं समझाती हूँ क्या से होता है। तो ये देखिए हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका का पूरा जाल बिछा हुआ है हमारे शरीर में। जैसे कि टेलीविजन का पहले लाइन करने के लिए क्या होता है, पूरे सभी के घरों में ऐसे तार बिछे होते थे टेलीविजन का, जो पहले तार आता था, ठीक है। उसी तरीके से हमारे शरीर में चारों तरफ क्या लगा हुआ है, तंत्रिका कोशिका लगा हुआ है। जैसे कि हमारे उंगलियों में का, तो पूरे शरीर में समझिए ना, ठीक है, जैसे वायर होता है उसी तरीके से। तो अब क्या होता है, जैसे कि हम ये चीज़ छुए तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका को फील हो गया कि इन्होंने कुछ छुआ है, ठीक है। ये संवेदना, ये जो सूचना है वो कहाँ चली गई, ये तंत्रिका कोशिका बहुत तेजी में सूचना को ले गई और मस्तिष्क तक दी, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल किससे होता है, तो मस्तिष्क से होता है, ठीक है। तो वो मस्तिष्क के पास गए, मस्तिष्क से बोला कि इन्होंने लग रहा है कि कुछ टच किया। तो मस्तिष्क बोलेगा हाँ टच किया है। तो मस्तिष्क बताएगा कि क्या टच किया, वो फिर आंसर लेके आएगा। फिर वापस आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो चीज़ टच किया है वो क्या चीज़ है। तो हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ आप किए होंगे वो रिकॉर्ड होते रहता है। जैसे कि आप इसको क्या करते हैं, टच किए तो ये आपको कॉपी जैसा लगा, तो आप क्या कहेंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, कॉपी है। जब आप इसको आंख बंद करके अगली बार भी टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कॉपी है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी चीज़ें, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है तो बस आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब क्या होगी, कान वाली तंत्रिका मस्तिष्क के पास ले जाएगी और बोलेगी कि हाँ ये जो आवाज़ निकाल रहा है, तो हाँ आप अगर कुछ आंसर देना है तो वो मस्तिष्क की कोशिका फिर वापस आंसर देने के लिए बोलेगी कि हाँ आप आंसर दे दीजिए। तो फिर आपके टंग की कोशिका उसी तरीके से हिलेंगी तो काम करते। ये सिर्फ काम करती हैं, ऑर्डर कौन देता है, हमारा मस्तिष्क देता है कि आपको ये कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करता। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में तंत्रिका की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। तो आप बता सकते हैं क्या कि कोशिका का कौन सा भाग आकृति प्रदान करता है। तो कह रहा है कि कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। तो कोशिका के जितने भी अंगक है वो क्या होता है, एक झिल्ली, यानी कि आप ये समझिए कि आपके अगर बाजार में गए तो छोटा छोटा सामान खरीदते हैं आप, ठीक है। तो उसे तो अलग अलग लेके आएंगे नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग आप लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि कुछ छोटा बॉल खरीद लिए, कुछ और खरीद लिए, 2-3 सामान 10 सामान आपने क्या कर लिया, छोटा छोटा खरीद लिया। अब इसको तो हाथ में लेके आएंगे नहीं। अगर हाथ में लेके आ रहे चले चले तो कहीं कहीं गिर भी सकता है ना। तो आप क्या कहेंगे, दुकान वाले से कहेंगे भैया एक प्लास्टिक दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, एक बड़ा सा प्लास्टिक में सबको क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब ये आप कितने भी हिला के जाइए, कुछ भी करके जाइए, आप आराम से जाइए या फिर जल्दी जल्दी जाइए, ये अब गिरेगा नहीं। उसी तरीके से कोशिका के जितने भी अंगक है, संगठक, वो एक परिबद्ध झिल्ली में क्या होते हैं, पैक होते हैं। यह झिल्ली जंतु एवं कोशिका पौधे एवं जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। तो ये जो झिल्ली होती है यही उसको क्या करती है, आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में यह अतिरिक्त आवरण होता है। तो जो पादप की कोशिका है वो क्या होता है, इसमें अतिरिक्त आवरण। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पादप होती है उसको कठोर झिल्ली चाहिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक अतिरिक्त आवरण होता है, जबकि हमारे शरीर में उतनी ज़्यादा कठोरता की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे पादप को कितनी भारी भारी, जैसे कि बारिश आ गया उनको झेलना है। हमारे बारिश आएगा हम घर में चले जाएंगे, हमको तो ऐसा नहीं है कि जब जब बारिश आएगा हम खड़ा रहेंगे वहीं पे भीगते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसी तरह लेकिन पेड़ पौधों क्या है, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, धूप हो, क्या हो, आपको हमेशा वहीं रहना है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, अल्लाह ने क्या किया है कि उनको मोटा चमड़ी दिया है, ठीक है। मतलब जिसको हम साइंस की भाषा में कहे तो झिल्ली, ठीक है। तो उनको अतिरिक्त आवरण दिया है, जिसे कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जो पादप में जो बाहरी कोशिका होती है उसको कोशिका भित्ति
भित्ति बोला जाता है। भित्ति मतलब समझिए दीवार होता है एक तरीके से, ठीक है। तो भित्ति का मतलब दीवार भी होता है। तो देखते होंगे कि पौधों का क्या होता है, पेड़ पौधों का जो बाहरी आवरण कितना कठोर होता है, जबकि मानव का आप देखें उतना कठोर नहीं। अगर पेड़ पौधों को आप जोर से हाथ से मार दीजिए तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मनुष्य को उतना तेजी से मार दीजिए उनको चोट लग जाएगा। तो ये चीज़ तो ऊपर वाले को भी पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, वो पहले से उसी तरीके से क्या करता है, बना के भेजता है। आगे समझते हैं। कह रहे हैं कि यह कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है, यही आकार प्रदान करता है, यही दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु की कोशिका, उसमें भी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कि कोशिका के साइज के बारे में। तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी कि माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर होता है। यानी कि सजीव कोशिका का साइज क्या होता है कि 1 मीटर का, अगर 1 मीटर आप लेंगे उसका 10 लाखवा भाग कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, उतना छोटा होता है। अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है उसका साइज क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएंगी, जीवाणु की कोशिका। और सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, उनका साइज क्या होता है 170 mm से गुणा 180 mm तक हो सकता है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। अब यहाँ पे आप देखिए कि मुर्गी का एक अंडा उबाली है, उसका छिलका अलग कीजिए। कराए आप क्या देखते हैं कि एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भागों को घेरे होता है। तो आप भी अंडा जब देखते होंगे तो उसके अंदर एक, हम लोग क्या बोलते हैं, जर्दी, ठीक है। तो जर्दी के चारों तरफ एक व्हाइट सा परत होता है। जब हम उनको उबालते हैं तो क्या होता है, पूरा चारों तरफ से उनको ढक लेता है कठोरता से, उसके अंदर पीला पीला कुछ रहता है, गोल सा। कह रहा है एक सफेद पदार्थ पीले, ठीक है। सफेद भाग एल्यूब्यूमिन है जो उबालने पर ठोस में परिवर्तन होता है। तो आप जब ऐसे अंडा फोड़ते होंगे तो वो गीला गीला टाइप का रहता है, पूरे तरह से गीला रहता है, लेकिन जब हम उनको उबालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कठोर में परिवर्तित हो जाता है। तो वो व्हाइट कलर का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, एल्यूब्यूमिन कहते हैं। और पीला भाग योक है। तो जो पीला भाग होता है अंडा का उसको क्या बोलते हैं, योक। यह एक एकल कोशिका का भाग है। तो जो योक होता है उसका जर्दी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, एकल कोशिका का भाग होता है, यानी एक कोशिका का भाग होता है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। तो क्या आप जर्दी को देख सकते हैं ना, तो कुछ कोशिकाएं को हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बचा, इसको करते हैं। कह रहा है कि किसी कोशिकाओं को साइज का संबंध उसके पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ा होगा। तो इसके कहने का मतलब है क्या हाथी इतना बड़ा शरीर, इनका इतना बड़ा शरीर है, क्या उनमें कोशिकाओं की संख्या बड़ी बड़ी होंगी, या फिर जो कोशिकाओं का साइज है बड़ी बड़ी होगी, चूहा का शरीर छोटा है। तो इसका मतलब क्या कि चूहे की जो कोशिका होगी छोटी छोटी होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबकी कोशिकाएं समान होती हैं। कह रहा है कि किसी भी कोशिका के साइज का संबंध उसके पौधे एवं जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत बड़ी हो। कोशिकाओं के साइज का संबंध उनके प्रकार से है, मतलब कि जिनको जैसा काम होता है उनके शरीर में उस प्रकार की कोशिकाएं होती है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहा दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है चूहा में भी और हाथी में, दोनों में भी क्या होती है, लंबी लंबी होती है। वह संदेशों का हस्तांतरण करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे कि कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो ये जो चैप्टर अब हमारा शुरू हो रहा है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, बस कोशिका के बारे में ही समझा है। और जो अब हमारे चैप्टर का जो नाम था कि कोशिका संरचना एवं प्रकार, उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।